students, welcome to Electricity and Magnetism lecture number 3. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about the electric field and other relevant topic. So let's start today's lecture. आज का lecture start करते हैं electric field की introduction से. So whenever we had the word electric field, तो हमारे जहन में एक question आता है कि what is electric field? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास नेचर में चार फोर्सेस वो रिएक्ट करती है, जिनमें से एक हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फोर्सेस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. Electric and magnetic force, when they combine, so they make a force that we call the electromagnetic force. So electromagnetic force में जो first force है that we call the electric force, वो हमारे पास वो क्या है? So the electric force is a field force. इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बेसिकली हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स का मतलब होता है कि ये हमारे पास ऐसे फोर्सेस है विच कैन एक्ट थ्रू स्पेस, कि मतलब वो एक स्पेस के थ्रू या एक फील्ड के थ्रू वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। सो जो इनका इफेक्ट होता है दैट इज बीन प्रोड्यूस, द इफेक्ट इज बीन प्रोड्यूस इवन विद नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब ये जो हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है ये हमारे पास बेसिकली वन ऑफ द फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स से मुराद ऐसी फोर्सेस है जो मतलब उनके दरमियान अगर फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, मतलब कोई से दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम कहते हैं कि इनके दरमियान फील्ड फोर्स है, या फील्ड फोर्स में से इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करे या फिजिकल कांटेक्ट में रहे तो वो फोर्स एक दूसरे पे रिएक्ट करेगी, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कहते हैं कि इनके दरमियान एक फील्ड फोर्स है, तो इसका मतलब है कि वो जो फील्ड होंगे उस फोर्स से रेलिवेंट वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरैक्ट करेंगे। मतलब these objects they will interact with the field that is being produced by that particular force. ठीक है। सो वो जो फोर्स होगा वो उसके मतलब जो फील्ड होगी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे और इससे वो जो इफेक्ट होगा दैट विल बी फेल्ड. So for example, Faraday developed the concept of the field in term of electric field के पहले हम कह रहे हैं कि जो फील्ड का जो कंसेप्ट है ये पहले माइकल फेराडे ने डेवलप किया, और उसने जो फील्ड है हाँ उसका कंसेप्ट दिया इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो पहले जो फील्ड का जो कंसेप्ट है ये पहले डेवलप किया माइकल फेराडे ने, और उसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या इसकी हमारे पास जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट. अब मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है, एक स्पेस है, एक इलाका है किसी भी चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके मतलब अराउंड, के लेट सपोज हमारे पास कोई सा भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में जितना भी मतलब स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये उसका क्या है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो दिस वाई मतलब कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी से दैट an electric field is said to exist in the region of space around a charged object. ठीक है। अब जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, दिस चार्ज ऑब्जेक्ट इज द सोर्स चार्ज. अब जो मतलब जो चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज. क्यों सोर्स चार्ज कहते हैं? क्योंकि उसी की वजह से वो जो फील्ड है वो जनरेट हो रही है. ठीक है। मतलब वो क्या है? वो है सोर्स है उस चार्ज का. आई मीन दैट्स बीन कंसीडर्ड द सोर्स ऑफ दैट फील्ड.
So that's why we call that as a source charge. ठीक है? So when another charge object that we call a test charge enter this electric field, an electric force act on it. ठीक है? So अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि हमें फील्ड का पता कैसे लगेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो पहले हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज के गिर्द एक खास एक मखसूस इलाका होता है जिसमें उसका जो इफेक्ट है वो कोई दूसरा मतलब जो चार्ज है, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो उसके इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को उसी इलाके में वो मतलब उसको इफेक्ट करे या इसको महसूस करे। ठीक है? तो उसी इलाके को, जितने इलाके में उसके असर को दूसरा चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसके असर को महसूस करें, तो उसी इलाके को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? और जो फील्ड जिस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और जिस फील्ड की वजह से, जिस चार्ज की वजह से हम वो जो फील्ड है उसका पता लगाते हैं, ठीक है, कि मतलब ये फील्ड कहाँ कहाँ तक है, या उसकी जो फोर्स है उस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रही है इसको कहाँ तक फील किया जा सकता है। तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है? टेस्ट चार्ज से मतलब है हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव स्मॉल चार्ज जिसकी मदद से हम किसी दूसरे चार्ज की, बड़े चार्ज की उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कि वो हमें बताता है कि मतलब ये फील्ड है कि नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कितना इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब उस पर रिएक्ट करती है। ठीक है? सो वो चार्ज जिसकी वजह से फील्ड जनरेट होता है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिस चार्ज की वजह से हम उस फील्ड को जज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electric force on the test charge for unit charge। ठीक है? कि हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज पे पर यूनिट चार्ज मतलब कितना फोर्स वो रिएक्ट करता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आई मीन मैथमेटिकली वी कैन वेरी इजीली डिफाइन दिस कि अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है, तो इसके ऊपर पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स रिएक्ट करती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दैट इज electric field is denoted by the capital English alphabet E with the arrow sign for the indication that is a vector field, and it is equal to F divided by Q naught। ठीक है? So ये हमारे पास mathematical definition है for the electric field। So be remember the electric field vector E at a point in the space is defined as the electric force acting on a positive test charge Q naught placed at that point divided by the test charge। मतलब ये हम definitions दे रहे हैं, ये हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है कि इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट में मतलब जो स्पेस है उस पे हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि एक टेस्ट चार्ज पे रिएक्ट करती है। ठीक है? और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है पर्टिकुलर स्पेस है, पॉइंट पे पर्टिकुलर स्पेस पे वो पड़ा हुआ है जहाँ पर मतलब जो है टेस्ट चार्ज मतलब उस पर फोर्स वो रिएक्ट कर रही है। मतलब ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि दिस इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, electric field, I mean, as you know that we define it as is the field produced by some charge or charge distributions separate from the test charge। ठीक है? So the existence of the electric field is a property of the source charge। कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये कैसे जनरेट होती है और हम इसको कैसे मतलब महसूस कर सकते हैं या कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ तक है और किस किस एरिया तक है।
ठीक है। सो यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि जो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या है, दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स चार्ज, कि ये सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि मतलब सोर्स चार्ज जो है मतलब वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो जनरेट करती है। And the presence of the test charge is not necessary for the field to exist. या जो हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है मतलब वो फील्ड की जनरेशन के लिए या फील्ड की प्रोडक्शन के लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के नेम उसका हमने रखा है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि हमने उससे प्रेजेंस जो है उसको मैयर करना है कि आया वो फील्ड हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। मतलब अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, कि हमारे पास टेस्ट चार्ज हो तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब अगर इसका मतलब ये है कि मतलब टेस्ट चार्ज ना भी हो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मौजूद होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के लिए टेस्ट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, सोर्स चार्ज का होना वो जरूरी है। सो द टेस्ट चार्ज सर्व एज अ डिटेक्टर ऑफ द फील्ड। मतलब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि टेस्ट चार्ज जो है वो क्या कर रही है, वो प्रेजेंस के लिए जरूरी नहीं है, वो एज ए डिटेक्टर के तौर पे काम कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। सो जिस तरह के अब आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास दो चार्जेस है। अब ये द फर्स्ट वन, दिस वन वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट क्यू, एंड दिस इज बेसिकली द सोर्स चार्ज। ये हमारे पास क्या है, ये सोर्स चार्ज, ये बड़ा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, मतलब ये फील्ड को जनरेट कर रहा है। जबकि ये वाला जो स्मॉल चार्ज जिसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करें, दिस इज बेसिकली द टेस्ट चार्ज। अब ये वाला जो चार्ज है, जो बड़ा चार्ज है, ये बेसिकली फील्ड को जनरेट कर रहा है, और ये जो स्मॉल चार्ज है दैट वी रिप्रेजेंट बाय क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये पता लगाता है कि किस किस रीजन तक वो जो फील्ड है वो जनरेट कर रही है। और जो डायरेक्शन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ ई इज दैट ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर जो फील्ड लाइन होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वो होगी जिससे ये उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, सो दैट वुड बी बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास जिस तरह हमने कहा था कि इट इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब इसका जो हमारे पास जो एसआई यूनिट्स है दैट इज इक्वल टू न्यूटन फॉर कूलम। क्योंकि हमारे पास है फोर्स पर कूलम, फोर्स पर चार्ज है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। सो फोर्स के लिए हमारे पास यूनिट है न्यूटन, और चार्ज के लिए हमारे पास यूनिट है कूलम। So we can also say that the electric field exists at a point if a test charge at that point experience an electric force। ठीक है, कि हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है किसी भी चार्ज के गिर, अगर उसी इलाके में हमारे पास एक टेस्ट चार्ज हो, और वो टेस्ट चार्ज क्या करे, वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करे, तो हम कहते हैं कि वहां पर हमारे पास मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है। सो अब क्वेश्चन ये है कि मतलब जो इलेक्ट्रिक रिलेशंस है बिटवीन द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। सो वी हैव आई मीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज दिस रिलेशंस। ठीक है, ये बेसिकली रिलेशंस है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज एफ विद सबस्क्रिप्ट ई इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पर इसी रिलेशंस में मतलब है, कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, दिस इज वैलिड फॉर ए पॉइंट चार्ज ओनली, कि ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। ठीक है। सो पॉइंट चार्ज के लिए ज़रूरी है जिसकी हमारे पास जिसकी जो साइज है वो 0 के बराबर हो। ठीक है। और फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट द फील्ड में वेरी ओवर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इस लार्ज
ये वाली जो फोर्स है, हम लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए अगर इसको कंसिडर करते हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि ये जो फील्ड है ये वेरी करेगी विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो साइज है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, उसके साइज के साथ ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा। ठीक है, सो इफ क्यू इज पॉजिटिव, सो द फोर्स एंड द फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शंस। कि अगर मतलब हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास जो फोर्स है और जो फील्ड है वो दोनों के दोनों क्या होगी, वो सेम डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर क्यों हमारे पास, अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, तो फिर फोर्स और जो फील्ड है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब यहाँ पर हमें ये भी याद रखना होगा कि कूलम्स लॉ बिटवीन द सोर्स एंड द टेस्ट चार्ज कैन बी expressed as Fe is equal to K Q naught divided by R square into R unit factor। मतलब जो कूलम लॉ है वो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के माबेन हम इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म में वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो टेस्ट, ये वाला जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड दिस वन इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो इसी फॉर्म में फिर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम न्यूटन की लॉज को कंसिडर करते हैं, फोर्स को न्यूटन लॉ ऑफ इक्वाम में मतलब उसको लेते हैं कि हमारे पास जो दो चार्जेस है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो इस रिलेशन पे मतलब है, इस रिलेशन के मुताबिक है। सो फिर इसी रिलेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू, इज इक्वल टू एफ वर क्यू नॉट। तो यहाँ पर एफ की ये वैल्यू पुट करें, ये एफ की जो फोर्स की जो वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पर इसी रिलेशन में पुट करें। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल सी दैट कि ये जो क्यू नॉट है, दिस क्यू नॉट विल कैंसिल विद दिस क्यू नॉट एंड वी विल लेफ्ट विद के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास बेसिक रीजन है जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के लिए मतलब जो टेस्ट चार्ज है उसका होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टेस्ट चार्ज से हम सिर्फ फील्ड को, फील्ड की मौजूदगी को टेस्ट करते हैं, ना कि इससे फील्ड जनरेट होती है। एंड दैट यू कैन सी इट इट हेयर फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर आसानी के साथ आप इसको खुद ब खुद देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो बी रिमेंबर कि जो सोर्स चार्ज है कि ये पॉजिटिव, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है, सो द फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम द चार्ज क्यों। तो उसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज क्यों। दैट इज यू कैन सी इट हेयर कि आप यहाँ पर इसको मतलब देख सकते हैं कि चार्जेस की डायरेक्शंस वो इसी तरह है कि अगर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव, डायरेक्शन विल बी अवे and the direction of the field is also away from the positive source charge। ठीक है, सो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के हमारे पास जो फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड दैट यू कैन सी इट हेयर in this particular example। Okay, for a positive source charge, the electric field at a point P is readily outward from the source charge Q। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड केस है दैट इज सी कि हमारे पास if we say that we have a charge Q and that charge Q is negative, then the force on the test charge Q naught is directed toward Q। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड क्यों। ठीक है, और जो फोर्थ केस है इन दैट पर्टिकुलर केस के जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है ये हमारे पास नेगेटिव है, सो फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज रेडिली एनवर्ड टुवर्ड क्यों। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड वो रेडिली एनवर्ड होगी, दैट इज इट शुड बी टुवर्ड द चार्ज दैट इज द सोर्स चार्ज। अच्छा, so at any point P the total electric field due to a group of source charges equal the vector sum of the electric fields of all the charges। मतलब ये है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो दैट कि इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी,
सो वेक्टर क्वांटिटी में अगर हमारे पास बहुत सारे सोर्स चार्जेस है तो उसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए that will be basically that will be equal to the vector sum of the electric field of all the charges, and in that particular condition you can write it like this: okay, the electric field due to all the charges is equal to k summation I, and I that is qi divided by ri square ri unit vector. So ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास in that particular case that will be the total electric field. ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कि हम कहते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, फॉर दैट पर्टिकुलर केस वी से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस and a group of charges may be much smaller than the distance between the group and a point of interest. ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल कंडीशन होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी मॉडल्ड एज कंटिन्यूस। ठीक है, और इसके साथ ही हम कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस चार्जेस इज इक्वलेंट टू अ टोटल चार्ज that is continuously distributed along some line over some surface or throughout some volume। इसको हम आगे के लेक्चर में फिर मजीद इसको डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या मुराद है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इसे हमारे पास मतलब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द प्रोसीजर इज कि इसके हमारे पास प्रोसीजर है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन्स है दैट हेयर वी हैव कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इनटू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, जिस तरह के आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, मतलब चार्ज इतने कि इसको हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया, इसको हम छोटे छोटे चार्जेस के फॉर्म में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट टिप भी है कि अगर आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉलर एलिमेंट each of which contain delta q amount of the charge। फिर आपने क्या करना है, then you have to calculate the electric field due to one of these element at a point phi। ठीक है, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की मतलब से किसी भी एक एलिमेंट से जो चार्ज एलिमेंट है किसी भी एक से आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। और फिर जब आप एक के लिए कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन इवैल्यूएट द टोटल फील्ड बाय समिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द चार्ज एलिमेंट। कि पहले आप एक के लिए कैलकुलेट करोगे और फिर बाय सिंपल समेशंस यू कैन डू दैट फॉर ऑल द चार्ज एलिमेंट। और इसके बाद आप जो है वो जो प्रोसीजर है सिंपली आप इसको मतलब सम करके वो जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स है उसके लिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और मतलब जिस तरह के मतलब जिस तरह हमने बताया प्रोसीजर में कि फॉर इंडिविजुअल चार्ज एलिमेंट हमारे पास ये रिलेशन है। अगर मतलब स्मॉल एलिमेंट को हम कंसिडर करते हैं दैट इज डेल्टा क्यू, तो उसके लिए जो मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट के लिए है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए हो, मतलब जो तमाम की तमाम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है उनके लिए हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये फिर ऐसा रहा होगा। ठीक है, कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के हमारे पास कांस्टेंट है, लिमिट्स लिमिट फ्रॉम डेल्टा क्यू आई टेंड टू 0 दैट इज समेशन आई delta qi divided by ri square r unit vector, and that we say is equal to k integral delta q divided by r square into r unit vector। सो ये हमारे पास जो टोटल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमारे पास रिलेशन होगा, एंड इट हैज़ अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस एलिमेंट। ठीक है, जितने भी चार्ज एलिमेंट है उन तमाम के तमाम के लिए मतलब ये होगा। अगर हम चार डेंसिटीज को कंसिडर करते हैं मतलब चार डेंसिटीज में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है,
सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मतलब हमारे पास क्या मुराद है। मैं जब पता हमने कहा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर डेंसिटीज है, चार्ज डेंसिटी है। जो चार्ज डेंसिटीज में हम कहते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हमारे पास मुराद ये है कि व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू अ वॉल्यूम, कि जब हम चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू अ वॉल्यूम, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं राव से, ठीक है। एंड वी से राव इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ठीक है, विद द यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। सो दैट इज द डेफिनेशन फॉर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि when a charge is distributed evenly over a surface area, ठीक है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से और सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है, इनके दोनों के बीच क्या फर्क है, दैट यू कैन सिंपली डिनोट इट फ्रॉम द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं कि इट्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट अ वॉल्यूम, ठीक है। जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस वेयर द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया, ठीक है, कि जिसमें मतलब चार्जेस है दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया। और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, और इसकी हमारे पास जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, कि हमारे पास एक लाइन है और इसी लाइन के साथ हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, और इसकी जो यूनिट है दैट इज कूलम पर मीटर्स। Amount of charge in a small volume. So if the charge is non-uniformly distributed over a volume, surface or line, so the amount of the charge dq is given by what? Is given by मतलब कि ये हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, ओवर ए वॉल्यूम है, सरफेस है और लाइन है, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो हमारे पास मतलब है चार्ज क्यों है, इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज गिवन फॉर फॉर वॉल्यूम के लिए वो जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू डी क्यू, और डी क्यू हमारे पास बराबर है राव डी वी। मतलब ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर वॉल्यूम। सिमिलरली हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस एरिया के लिए जो चार्ज होगा डेल्टा क्यू दैट विल बी इक्वल टू sigma dA, and for the line, for the length element the non uniformly distributed the charge जो होगा that will be equal to lambda dl। मतलब this is basically the amount of the charge in a small volume, के एक small volume में हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि अब we say that is non uniformly distributed over a volume, surface और line। सो उनके लिए हमारे पास हाँ ये मुख्तलिफ रिलेशंस हैं। वॉल्यूम के लिए ये रिलेशन है, सरफेस के लिए ये रिलेशन है, और लाइन के लिए ये रिलेशंस है, ठीक है। सो इसी को यूटिलाइज करने हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ये जो स्ट्रेटजी है कि फर्स्ट वी हैव concept we have to conceptualize the problem, that is we have to establish a mental representation of the problems. Then we have to image the electric field produced by the charges or charge distributions, ठीक है। फिर हमने इसको कैटेगराइज करना है, आई मीन द इंडिविजुअल चार्ज को हमने फाइंड आउट करना है कि what is the magnitude of the individual charge or the electric field of the individual charge, then a group of the individual charges, and then continuous distributions of the charges. We have to continue again, we have to analyze, and the analyzations we have to start from a group of individual charges, and that we have to use the superposition principle। superposition principle हमने utilize करना है। with that we have to find the fields due to individual charges at the point of interest,
and then add them as a vector to find the resultant field. ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने एहतियात करना है कि बी केयरफुल विद द मैनिपुलेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, कि चूंकि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, सो वेक्टर क्वांटिटीज़ के मैनिपुलेशंस में थोड़ा बहुत एहतियात करना होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ ये कि मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बल्कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो एनालाइजिंग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि द वेक्टर सम फॉर इवैल्यूएटिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट मस्ट बी रिप्लेस विद द वेक्टर इंटीग्रल्स। मतलब जब हम कर रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि किस फॉर्म में हमें इंटीग्रल को यूज़ करना है, किस फॉर्म में हमने समेशन को यूज़ करना है। डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इनटू इनफिनिटेसिमल पीसेस, कैलकुलेट द वेक्टर सम बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, देन सिमेट्री, मतलब अगर सिमेट्री सिचुएशन है सो टेक एडवांटेज ऑफ एनी सिमेट्री टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। ठीक है, and finalizing, I mean when you're trying to finalize your solutions, so it's how you do that. Check to see if the electric field expression is consistent with your mental representations. So ये आप लोगों ने मतलब चेक करना है, ये हमारे पास थोड़ी सी स्ट्रेटजीज है that how you have to solve the problem. ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई करने हैं, and you have to finally you have to also check to see if the solution reflect any symmetry that has been present. ठीक है, ये भी आपने चेक करना है, and image varying parameter to see if the mathematical result changes in a reasonable way. मतलब ये भी आपने वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक चार्ज डेस्क है, सो यू हैव टू कैलकुलेट, या आपको ये देखना है कि द डेस्क हैज अ रेडियस r and a uniform charge density sigma. So for that desk, choose dq as a ring of radius r. ठीक है, कि जिस तरह हमने वो किया है कि छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको कैलकुलेट करना है, या चार्ज को या मतलब छोटे छोटे चार्जेस में इसको लेना है। सो यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, स्मॉल चार्ज को ले रहे हैं और वो स्मॉल चार्ज हमारे पास डी क्यों है, और इसको हम ले रहे हैं एज अ रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये हमारे पास रिंग ऑफ रेडियस आर है। देन द रिंग हैज़ अ सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो रिंग है इसी रिंग के हमारे पास जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r डी आर। ठीक है, ये उसकी सरफेस एरिया है। सो इंटीग्रेट टू फाइंड द टोटल फील्ड, अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करना है टू फाइंड आउट द टोटल फील्ड। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.